जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश शुरू कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर में जो सेटबैक पाकिस्तान को मिला, उसके बाद उन्होंने अपनी फौज के लिए एक नया रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान किया है। ये सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज भी होगा भारत के लिए। और कितना खतरा और कितना बड़ा ये चैलेंज भारत के लिए हो सकता है, या फिर जो पाकिस्तान करता आया है रिवायती वही बड़ी-बड़ी बातें करना, पाव-पाव भर के बॉम्ब की तरह, वो ये भी एक फुसफुसा रॉकेट फोर्स निकलने वाला है। ये आज का मुद्दा है और यही सवाल है। इस पर हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए उमेश जी हैं। उमेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। देखिए, जय श्री राम। उमेश जी, सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ कि पाकिस्तान की ये जो नई ताकत है जिसका दिखाने का या कहें प्रदर्शन पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है और ये शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया है, तो ये भारत को कितना सीरियसली लेने की जरूरत है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कुछ भी ऑपरेशन सिंदूर में हुआ उससे काफी बड़ी-बड़ी ताकतें काफी नाराज हैं, क्योंकि उनके जो हथियार सामान औजार थे उनकी पोल पट्टी खुली है। इस सब के चलते काफ़ी कुछ भारत के ऊपर गाज गिर रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो रॉकेट फ़ोर्स है, ये बनाने का अनाउंसमेंट भारत को कितना सीरियस लेने की आवश्यकता है? अंबर जी, देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम, भारत के जो जिस इफेक्टिवली उन्होंने चाइनीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम HQ-9 को इनइफेक्टिव कर दिया था। उसके बाद हुँ, की जो मिसाइल थी PL-50 थी, वो भी एक तरह से इनइफेक्टिव हो गई थी। कहीं न कहीं पाकिस्तान के अंदर एक तरह से कोर्स करेक्शन की बात हो रही है और इसके अंतर्गत उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक तरह से पाकिस्तान आर्मी की अपनी रॉकेट फोर्स कमांड बनाएंगी, जिसमें पाकिस्तान के पास जो उनकी मिसाइल्स है, जैसे फतेह मिसाइल्स है, गजनवी है, अब्दाली है, शाहीन है, बाबर है, ये जो जिनकी रेंज 150 से 300 से 400 किलोमीटर है, इसको वो इंटीग्रेटेड कमांड में रखेंगी। इसके अंतर्गत वो इसके अंतर्गत वो एक चीज देखेंगे कि उनका एक ही चीज रहेगा कि फ्यूचर में भारत को टारगेट करने के लिए ये मिसाइल्स यूज की जाएगी। अब ऐसा है कि इन्होंने भी अपना जो ये स्ट्रक्चर बनाया है, वो PLA के जो आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड है, उसके हिसाब से ही बनाया। चाइना के पास ऑलरेडी ये चीज है, पाकिस्तान ने अभी चालू कर दिया। बात है कि पाकिस्तान HQ-19 जो चाइना मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो एक्वायर कर रहा है, टर्की से टेक्नोलॉजी ले रहा है और अभी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है अ, आसिफ मुनीर, वो अभी अमेरिका 2 बार जाके आ चुके हैं और कहीं न कहीं जो रिपोर्ट्स आ रही है कि टर्किश एयरलाइन बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स है वो ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम डिएगो गार्सिया टू पाकिस्तान। तो इसमें एक तरह से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान वहाँ पे पाकिस्तान को नए जो सामान है, अमेरिकन वेपनरी, अमेरिकन के सिस्टम्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एक तरह से इन्होंने अब ये इतने सारे इनके सिस्टम्स हैं, इनको चलाने के लिए, मिसाइल्स के लिए उन्होंने एक रॉकेट फोर्स बनाया ताकि फ्यूचर वॉरफेयर में भारत को वो कोऑर्डिनेट भारत के साथ वो एक तरह से स्ट्राइक कर सके, भारत के ऊपर स्ट्राइक कर सकते अपने मिसाइल्स के लिए। तो ये कोर्स करेक्शन लिया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एक तरह से जो उनकी मिलिट्री की जो बेइज्जती हुई है, इसके बाद ये जो फ़ोर्स है, बहुत ही एक तरह हुँ। से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। तो भारत के लिए एक तो बहुत बड़ा उमेश जी, खतरे अभी की बात एक है। मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि रॉकेट फ़ोर्स बनाने से पाकिस्तान अपनी मिसाइल और जो रॉकेट कैपेबिलिटीज़ है, उनमें क्या बदलाव लाएगा और क्या इससे इंडिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर असर पड़ने वाला है? देखिए, पहले ऐसे था, उनको लगता था कि हम एक साथ इतनी सारी ड्रोन्स एक साथ भेज देंगे, हम ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म कर देंगे। उन्होंने ट्राई भी किया था, भारत ने उसको एक तरह से काउंटर कर लिया। उन्होंने सब जगह मिसाइल भेजी थी, उन्होंने वैष्णो देवी पे मिसाइल फेंकी थी, उन्होंने हुँ, जामनगर में किया था, उन्होंने गोल्डन टेम्पल पे भी किया था, दिल्ली के ऊपर भी फतेह मिसाइल डाली थी।
सबको हमने इंटरसेप्ट कर दिया। कहीं न कहीं उनको ये चीज़ है कि उनके जो स्ट्राइक्स में प्रिसिशन प्लानिंग नहीं हो रही है। अब की बार जो होगी, जो अगर कुछ होता है तो पाकिस्तान प्लानिंग के साथ करने वाला है। भारत के वो जो सिस्टम देखेगा कि जब कब अगर वो सबसे लो गार्ड पे रहेंगे, तब वो ट्राई करेगा करने के, क्योंकि कुछ ना कुछ सिस्टम्स क्या होता है के मेंटेनेंस में जाता है, कभी-कभी उनके गार्ड डाउन हो जाते हैं। ये सब चीज़ें वो लोग शायद एक तरह से दे विल टेक इंटू अकाउंट ऑल दिस थिंग्स। सेकंड, वो लोग ये भी देखेंगे कि कौन-सी मिसाइल्स हमको मँगवानी पड़ेगी, भले ही पाकिस्तान को चाइना से मँगाना पड़े, टर्की से मँगाना पड़े, अमेरिका से मँगाना पड़े, उसको भी रीस्टॉक, रीसप्लाई किया जाएगा। और इन्होंने अपनी जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो चाइना के हिसाब से उन्होंने किया जा रहा है। अब अंबर जी, ऐसी बात है कि पाकिस्तान को एक तरह से सपोर्ट टर्की भी कर रहा है। टर्की ने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स की भी टेस्टिंग की है और बताया जाता है कि फ्यूचर में वो पाकिस्तान को ये जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये सब मिसाइल्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसके खुद के होम ग्रोन है, उसको भी ट्रांसफर कर सकता है। तो बहुत बड़ी कंसर्न की बात हो गई है भारत के लिए। बिल्कुल, तो क्या भारत को ऑपरेशन सिंदूर जैसी सिचुएशन से सीख लेकर अपनी जो ऑफेंसिव है और डिफेंसिव स्ट्रेटजी उसमें कोई बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है? क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से जो दुनिया भर का चेहरा है वो सामने आया है। देखिए, भारत ने एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो एक्टिव उन्होंने अपना जो एनहांसमेंट्स करना है, उन्होंने अपने जहाँ पे शॉर्टकमिंग्स है, उसके हुँ, ऊपर वर्किंग करना चालू कर दिया है। और आज हुँ, भारत अगर कोई मिसाइल्स बनाता है, जो पहले 10 साल लगती थी, वो 2 साल में बना देता है। सेकंड, हम हुँ, प्रोजेक्ट कुशा और एस-500 में जो मिलिट्री डिफेंस सिस्टम्स है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, उसका हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। जो प्रोमेथियस एस-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वी आर वी आर गोइंग टू परचेज फ्रॉम रशिया। कुछ यूनिट्स रशिया से आएगी, उसके बाद इंडिया में उसका प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगा, मेंटेनेंस भी चालू हो जाएगा। होम ग्रोन जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, हमारा खुद का देसी एस-400 है। प्रोजेक्ट कुशा में हम उसका भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम 150, 250, 350 किलोमीटर के लेवल की जो मिसाइल्स हैं, उसके ऊपर भी प्रशिक्षण कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं भारत की सिक्योरिटी अपैरेटस में मालूम है फॉर दिस थ्रेट्स, और उसी के हिसाब से कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स हम ले रहे हैं। वी आर अपग्रेडिंग आवर मिसाइल्स, वी आर अपग्रेडिंग आवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और भारत के अंदर भी एक तरह से एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बनाने की कवायद चल रही है। आज जो हमारे जो रॉकेट्स हैं, वो अलग-अलग यूनिट्स में साथ में हैं। जैसे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, वो आर्मी के पास है। ब्रह्मोस की यूनिट एक अलग होती है। अब हुँ। एक तरह से बात हो रही है कि सारा चीज़ को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, टाइम जो डिसीजन मेकिंग जल्दी कर दिया जाएगा। वी विल बी एबल टू डिप्लॉय द मिसाइल्स वेरी क्विकली। ये जो थिएटराइज़ेशन हो रहा है भारत के अंदर, जो कमांड जो हमने जो कमांड्स बना के रखा है, उससे हम इफेक्टिव रिस्पॉन्स दे पाएँगे। तो और ये जो मिसाइल जो इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स है, ये सीडीएस के कंट्रोल में रहेगी। और भारत का जो डिप्लॉयमेंट है, जो रिएक्शन टाइम है, फास्ट होने वाला है। तो अप्रोप्रिएट मैचिंग रिस्पॉन्स भारत की सरकार भी देगी, वो भी अपनी स्ट्रेटेजीज़ को कैलिब्रेट करेगी, पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब देने के लिए। उमेश जी, अगर शहबाज शरीफ के इस अनाउंसमेंट की बात करें तो क्या ये उनके इंटरनल पॉलिटिक्स और मिलिट्री जो मोराल है उसको थोड़ा-सा मतलब जो कहें कि पॉलिटिकल प्रेशर है उसको थोड़ा-सा कम करने और जो मिलिट्री का मोराल है और जो जनता के बीच एक हमने देखा कि मिलिट्री को लेकर एक अलग ही एक डिस्ट्रस्ट का फैक्टर निकल के आ रहा था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सारी चीज़ें एकदम कवर अप हो गई हैं और अब वो सारे सवाल निकलना उठना बंद हो गए। तो क्या ये अनाउंसमेंट भी उसी पॉलिटिकल प्रेशर को कम करने का एक टूल है? हाँ, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना, कॉस्मेटिक मेजर्स तो बताना ही पड़ेगा। उसने कल ही अनाउंस किया, जो इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में उन्होंने अनाउंस किया है। तो लोगों को होप देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की फ़ोर्स है, उनको सिर्फ़ वो होप दे सकती है, सुरक्षा तो दे नहीं सकती। तो ये जो हुँ। शाहबाज़ शरीफ़ जो कर रहे हैं, एक तरह से होप ही दे रहे हैं कि हम फ्यूचर में हम इंडिया को मज़ा चखा देंगे, और ये सब चीज़ कर रहे हैं। तो लोगों के बीच में एक नया शगुफ़ा उन्होंने डाल दिया है।
लोग उसी के ऊपर उनके ऊपर भरोसा करेंगे और उनके पास कोई उपाय भी नहीं है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान ट्राई करता रहेगा भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। उन्होंने उनकी तो सोची समझी स्ट्रेटेजी है उनकी मिलिट्री की। तो कहीं न कहीं मेरा मानना है कि ये सब ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते रहेंगे। ग्राउंड पे कितना इफेक्टिवनेस होगा, वी हैव टू सी दैट। बट सर्टेनली कुछ बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी में। और ये जो कमांड रहेगा इट विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान आर्मी। और जबकि भारत के अंदर क्या होता है कि ये जो कंट्रोल होता है वो बहुत ही डिस्पर्स्ड है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड है, अभी तक इंटीग्रेशन हुआ नहीं। जी, तो मैं ये सवाल आपसे करना चाह रही थी उमेश जी कि क्या भारत को इस नए थ्रेट, क्योंकि देखो पाकिस्तान जो है हमारा दुश्मन है और उस दुश्मन के पीछे और बड़ी ताकतें भी हैं। तो इस थ्रेट को तो हमें हल्के में तो नहीं लेना है। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए क्या जो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है या कन्वेंशनल जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसमें कुछ तेज़ी से बदलाव लाने की आवश्यकता आपको लगती है कि अभी ज़रूरी हो गया है? देखिए, अ, भारत सरकार इसका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे देगी। ये सब ऑपरेशनल डिटेल्स है, इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता इसमें। अरे, मैं डिटेल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बदलाव लाने की। अब मैंने ये नहीं कहा कि आप पूरी सारा कुछ जो क्या ऑपरेशनल डिटेल्स हैं आप वो साझा कर दीजिए। मैं सिर्फ़ ये आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि बदलाव की आवश्यकता है इस सब के चलते? देखिए, बदलाव की आवश्यकता तो पक्का है और कहीं न कहीं मैंने बोला भी था ना कि इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स पे बात 2023 से चालू हो गई है। वो कभी भी फॉर्मलाइज़ हो सकता है। और डिफेंस के अंदर हम रीऑर्गनाइज़ेशन कर रहे हैं, हम थिएटर कमांड्स बना रहे हैं, इंटीग्रेटेड यूनिट्स होने वाली है। आर्मी के अंदर रुद्र यूनिट्स रुद्र यूनिट्स बनाए जा रहे हैं कि एक तरह से डिफरेंट इन्फेंट्री हो, आर्मरी हो और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए जो स्पेशलिस्ट हो, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हो, सबको इंडक्ट किया जा रहा है और सबको एक-दूसरे के जो स्किल सेट्स है, उससे भी उनको मतलब ऐसा है कि अगर इन्फेंट्री से आदमी अगर कोई सोल्जर आया है, तो उसको आर्मरी के अंदर क्या होता है उसको भी मालूम पड़ना चाहिए। तो क्रॉस जो स्किल सेट्स है उसके ऊपर भी ट्रेन किया जा रहा है। तो आर्मी में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं स्ट्रक्चरली अंदर। और आर्मी अब इफेक्टिव रिस्पॉन्स की तैयारी कर रही है ताकि वॉर टाइम पे कैजुअलिटीज़ जो हो, वो कम हो जाए। ये ज़रूरी है और मेरा मानना ये है कि इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स एक तरह से उसका जो कमांड स्ट्रक्चर बनेगा, वो एक आंसर हो सकता है पाकिस्तान के थिएटर कमांड का। उमेश जी, अगर पाकिस्तान के इस रॉकेट फ़ोर्स अनाउंसमेंट की बात करें तो ग्लोबल और जो रीजनल पावर डायनामिक्स हैं, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ये जो रॉकेट फ़ोर्स है सिर्फ़ भारत के लिए है या फिर पूरे साउथ एशिया के लिए खतरा हो सकता है? देखिए, भारत सेंट्रिक ही रहेगा। पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो नेक्स्ट टाइम जो कन्वेंशनल वॉर वो भारत के साथ ही करेगा। और एक तरह से अपनी जनता का मोरल बढ़ने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी उनके पास जो न्यूक्लियर कमांड है वो भी एक अलग ही यूनिट है, उनकी जो स्ट्रेटेजिक कमांड यूनिट बोलते हैं। तो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से ये अलग से एक यूनिट है जो नॉन कन्वेंशनल जो रॉकेट्स के अंदर सिर्फ़ एक्सप्लोसिव रहेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रहेंगे, उसके लिए वो बना रहे हैं। और इस तरह से मॉडर्नाइज़ेशन का प्लान है, तो भारत भी इसके ऊपर काम चल रहा है। हमारे भी इसके ऊपर काउंटर एक्शंस ले लेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें, ख़ास तौर से अमेरिका और रशिया की, वो इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखेंगे? क्या रिएक्शन आपको लगता है कि इस पर नज़र आएगा? देखिए, रशिया का तो मेरे को नहीं मालूम, पर जो इन्होंने स्ट्रक्चर कॉपी किया है, वो पीएलए का जो अपनी रॉकेट फोर्स कमांड है, वही स्ट्रक्चर वो कॉपी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये इनका दिमाग तो कुछ होता नहीं है पाकिस्तानियों का। ये हर जगह से जो चीज़ें होती है, उसको कॉपी कर लेते हैं। कुछ अमेरिका से कर लेते हैं, कुछ चाइना से कर लेते हैं और अपना एक बना के वो जो उनकी पॉलिसीज़ है, वही अपना लेते हैं। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि इसका जो अलाइनमेंट हो रहा है, जो चाइना के साथ हो रहा है, वी कैन सी लाइक दैट कि पाकिस्तान की ये जो रॉकेट फोर्स है, वो एक तरह से चाइनीज़ मॉडल पे चल रही है।
और चाइनीज मिसाइल से यूज कर रही है, चाइनीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज कर रही है। तो एक तरह से ये कई प्रॉक्सी फोर्स है। ये एक्चुअली में ये समझ लीजिए ये चाइना का जो आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड है, जिसको उन्होंने पाकिस्तान के अंदर वो स्थापित करना है। ये मुझे एक तरह से वही लग रहा है। जी। अगर उमेश जी पाकिस्तान के इस रॉकेट फ़ोर्स की बात करें तो इसके ज़रिए पाकिस्तान के पास किस तरह की न्यूक्लियर या फिर कन्वेंशनल स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ आ सकती हैं? क्या भारत को अपनी मिसाइल शील्ड टेक्नोलॉजी को और एडवांस करने की ज़रूरत पड़ जाएगी? देखिए, इसके अंदर जो मिसाइल्स 150 से 400 किलोमीटर की जो मिसाइल्स हैं, उसको हुँ, रखा जाएगा ताकि भारत के ऊपर हमला किया जा सकते है। और फिर पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स है, पता है मिसाइल था आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के वक़्त भी उन्होंने छोड़ा था, जिसको हमने सिरसा में इंटरसेप्ट कर लिया था। वैसे उनके पास गजनवी है, अब्दाली है, शाहीन है, बाबर है। तो ये सब उनकी अलग-अलग मिसाइल्स हैं, जो वो एक तरह से यूज़ कर सकते हैं। और हमने अभी देखा भी था कि इज़राइल ईरान वॉर में भी रॉकेट्स का बहुत जो यूज़ था, वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ रॉकेट्स हुआ था। हमने ये भी देखा कि कैसे ईरान ने इज़राइल के ऊपर रॉकेट छोड़े, इज़राइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स किए। तो कहीं न कहीं उनको भी समझ में आ गया कि इफेक्टिव डिफेंस के लिए आगे जाके उनको रॉकेट फोर्स बनाना ज़रूरी है। और भारत के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको टारगेट करने के लिए भी ये शायद ये एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो उमेश जी अगर हम बात करें कि पाकिस्तान ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने हार देखी, धूल चटाई भारत ने पाकिस्तान को, उस सब के बाद क्या ये पाकिस्तान का ये मूव इस तरह भी हो सकता है कि वो डिप्लोमैटिक या फिर कोई मिलिट्री प्रेशर भारत के ऊपर बनाने की कोशिश करें? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पीछे अमेरिका इस वक़्त बैकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है और जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं वो अमेरिका भी जा चुके हैं 2 बार इसी सब के बीच में, तो क्या ये उसका भी हिस्सा हो सकता है? देखिए, सब चीज़ पाकिस्तान तो करेगा ना, उसको मुँह की शिकस्त खानी पड़ी है। अपनी डिफेंस बढ़ाने के लिए वो पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर है, उनको अमेरिका में तलब किया गया, वहाँ पे भी गए हैं और वो चाइना भी जाके आए हैं और बताया जी। जाता है कि वो हर जगह आजकल शहबाज शरीफ नहीं जा रहे हैं, आसिम मुनीर जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान के अंदर एक तरह से पावर स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, प्रोजेक्शन ऐसे किया जा रहा है कि सिविलियन गवर्नमेंट सिर्फ नाम की है, असली जो पावर है, वो आर्मी के पास है। ये एक तरह से जो ऑप्टिक्स है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है और प्रोजेक्शन बरोबर भी हो रहा है। चीफ मुन्ना मुनीर ने अपने हिसाब से न्यूक्लियर थ्रेट भी भारत को दे दिया है और उन्होंने ये भी बोला है कि हम नेक्स्ट टाइम हम उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेस पे हम धावा बोलेंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से लगातार बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं, शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर से लेकर आसिफ उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ख्वाजा आसिफ और आप चाहे शहबाज शरीफ की बात करें और चाहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात करें, सबकी तरफ से अलग-अलग बातें, धमकियाँ और काफ़ी कुछ लगातार पाकिस्तान की तरफ से अगर पिछले कुछ दिनों की कोई के बयानों को ही सिर्फ देख लें पिछले 4-5 दिनों के, तो बड़े-बड़े बयान, बड़ी-बड़ी धमकियाँ भारत को लेकर दी गई हैं। लेकिन बात ये है कि भारत इन धमकियों को कितना सीरियसली लेता है और कितना दम इन धमकियों में नज़र आता है और ये तो भरोसा है कि जो कुछ भी पाकिस्तान कर रहा है, उस पर सरकार की एकदम पैनी नज़र है और पाकिस्तान को भरपूर और सटीक जवाब ज़रूर दिया जाएगा जब वक़्त आएगा। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम।